हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस और उसमें हम लोग चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है उसके बारे में हमने जान लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट इज हाउ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, हमारा भारतीय संविधान, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था, व्हाट वाज द मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या देखना है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानने से पहले आप सबको पता ही है 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिश रूल के अंदर में था। वी वेयर अंडर ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश रूल के अंदर में था। सबसे पहले अगर मान ब्रिटिश आए किस लिए थे, पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मैं अभी बस समरी में देखते हैं कि हम ब्रिटिश आए कैसे थे। 1600 में आए थे हमारे। कब आए थे ब्रिटिश? 1600 में आए थे। किस लिए आए थे? दे केम एज अ ट्रेडर, वो एज अ ट्रेडर आए थे, बस व्यापारी के रूप में आए थे, वो बस ट्रेड करने आए थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा, या आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि धीरे धीरे उन्होंने अपने पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जो वहां के रूलर्स थे, कुछ कुछ रूलर्स के ऊपर अपना कब्जा जमाने लगा। सबसे पहले आपने सुना होगा 1757 का एक वॉर हुआ था। वो कौन सा था, कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो विन हो गए थे, जीत गए थे, वो उनकी विक्ट्री हो गई थी। तो यही जब यहाँ पे हो गया तो सबसे पहली बार उन्हें गवर्न करने का मौका मिल गया, शासन करने का मौका मिल गया। कब? 1757 के बाद, 1757 के बाद। उसके बाद से क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करने लगे। धीरे धीरे इंडिया के और भी पार्ट्स में अपने आप को वो ब्रिटिश लोग एक्सपेंड करने लगे। और वो कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने नाम सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। बस ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे रूल करने लग गए। धीरे धीरे उनका अपना एक गवर्नर होता था, वो अपना एक्ट चलाते थे। और आपने सुना होगा 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी? बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। 3 प्रेसिडेंसी में उन्होंने इंडिया को बांट रखा था, यानी उसका पावर 3 जगह कंसंट्रेट हुआ करता था। सब जगह उनके अपने गवर्नर होते थे और वो सब वहां से अपना पावर चलाते थे, अपना रूल चलाते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को परेशानी होने लग गई। पीजेंट, हमारे इंडियन सिटीजन या इंडिया के जो पहले के नेटिव लोग थे, उनको परेशानी होने लगी, जिसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा किस किस तरह से परेशानी होने लग गई। अब क्या हुआ, धीरे 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 क्या हुआ, आपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 सुना होगा, 1857 की क्रांति आपने सुना होगा। इस क्रांति तो हुआ, दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। उसके बाद ब्रिटिश लोगों को लगा, नहीं भाई, हम लोग ऐसे शासन नहीं कर सकते, वी कांट गवर्न ऑन इंडियन पीपल लाइक दैट, वी हैव टू मेक सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन सो दैट दे कैन एक्सेप्ट अस। मतलब उन्होंने बोला कि कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे ताकि वो हमें, इंडियन सिटीजन हमें एक्सेप्ट कर सके। तो 1858 के बाद से, यानी 1857 में रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद से ही ब्रिटिश लोगों ने नए नए कानून बनाना शुरू किए, नए नए एक्ट बनाना शुरू किया। लेकिन उन्होंने जो भी एक्ट बनाया, जो भी कानून बनाया, वो इंडियन एस्पिरेशन के ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे थे, इंडियन एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इंडियन लोगों की जो मांग थी उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे रिसेंटमेंट और बढ़ती चली गई। अब रिसेंटमेंट बढ़ती चली गई तो उसके बाद क्या हुआ, आपको पता होगा 1885 में हमारा कांग्रेस का जन्म हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। कब? 1885 में। उसके बाद क्या हुआ, हमारा धीरे धीरे वो भी रेवोल्यूशन में आ गए। वो भी अब जो वॉर था, फ्रीडम के लिए जो वॉर था, उसमें आगे उन्होंने लीड करना स्टार्ट कर दिया। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद 1928 में जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि एक साइमन कमीशन आया था। उसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। एक साइमन कमीशन आया था, उसने चैलेंज, उसके बाद चैलेंज मिल गया था इंडियन लोगों को, एक चैलेंज मिला कि यहाँ इंडियन लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, यहाँ के लोग उतने टैलेंटेड नहीं है, इनके पास उतना टैलेंट नहीं है कि वो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। उसी के अपोज में नेहरू जी ने, कौन से नेहरू? जवाहरलाल नेहरू ने, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 अदर कांग्रेस लीडर ने मिलकर नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। वो क्या था? दैट वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक
constitution. This was the first major attempt by India to draft a constitutional framework for the country. यही नेहरू रिपोर्ट 1928 का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला एक स्टेप था। इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट बनाया, एक रिपोर्ट बनाया जिसमें कि बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हमारा अपना संविधान बनेगा, तो उसका क्या एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या एक ढांचा होना चाहिए, क्या एक रूपरेखा होना चाहिए। तो ये हमारा सबसे पहला मेजर था, जो आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, नेहरू रिपोर्ट ऑफ अगस्त 1928। किसके द्वारा, उनका हेड कौन किया था, मोतीलाल नेहरू ने उसका हेड किया था। उसके साथ 8 अदर मेंबर भी थे। ये मोतीलाल नेहरू हमारे जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पिताजी थे, फादर थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे और लोगों के बीच में ये जागरूकता होने लगी कि भाई हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। तो फ्रीडम तो मिलेगा, बाद में मिलेगा। आपको पता है 1947 में फ्रीडम मिला, लेकिन उससे पहले जैसी फ्रीडम के लिए भावना चल रही थी, विचारें चल रही थी, तो बीच में क्या हुआ, 1934 में एम.एन. रॉय नाम के एक लीडर थे। एम.एन. रॉय ने क्या किया, ही वाज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का आइडिया देने वाले सबसे पहले ये व्यक्ति थे। कौन लीडर थे, हमारे एम.एन. रॉय। इन्होंने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। बस 8-9 लोग मिलके, यहाँ 8 और एक मोतीलाल नेहरू, इतने लोग मिलके ही नहीं हो सकता, एक बस विचार ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए एक पूरी सभा होनी चाहिए, पूरी की पूरी एक असेंबली होना चाहिए जो लोगों के द्वारा चुन के जाना चाहिए, और वही हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान बनाना चाहिए। एम.एन. रॉय हो गए। उनके बाद क्या हुआ, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। किससे डिमांड की, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। क्या बोला कि हमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आप मौका दो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए और हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करने के लिए मौका दो, ताकि हम अपना संविधान खुद बना सके। उसके बाद क्या हुआ, 1938 में जवाहरलाल नेहरू आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने आईएनसी के बिहाफ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया must be framed without outside interference by constituent assembly elected on basis of adult franchise। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, हमारा देश जब आजाद होगा, हमारा इंडिया जो आजाद होगा, उसका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, किनके द्वारा बनेगा, इट शुड बी मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसा होना चाहिए, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, बाहरी कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमें अपना संविधान हमें खुद बनाने का हक होना चाहिए। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी विद इलेक्टेड, वो इलेक्ट किया जाएगा किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। लोग इनको चुन के भेजेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए भी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी असेंबली जाएगी, उसको चुन के वहां के मेंबर, वहां के रिप्रेजेंटेटिव जाने चाहिए, इलेक्शन के द्वारा जाने चाहिए। ये हो गया 1938। उसके बाद क्या हुआ, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में एक्सेप्ट किया। अगस्त ऑफर भी कहते हैं, क्योंकि अगस्त 1940 में एक्सेप्ट किया, तो उसी को कहते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1940। डिमांड एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल, बट प्रिंसिपल में एक्सेप्ट किया कि मान लिया कि हाँ भाई चलो तुमको हम देते हैं। तब तक कोई एक उसके लिए प्रोविजनल नहीं किया गया, कुछ ऐसा ऑफिशियल वो नहीं किया गया, लेकिन एक प्रिंसिपल में माना गया कि चलो हाँ हम लोग तुमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसी के आधार पे, अगस्त ऑफर के आधार पे, उसी के बेसिस पे 1942 में क्रिप्स प्रपोजल भेजा गया। यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स प्रपोजल भेजा और क्या कहा कि आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की अनुमति दे देंगे। लेकिन ये भी फेल हो गया। इनको भी बहुत लोगों ने नहीं माना, रिजेक्ट हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसके बारे में हमें डीप में नहीं जाना है। यहाँ जो था नेहरू रिपोर्ट वाला जो चीज था, नेहरू रिपोर्ट भी सबके द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं हो पाई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उसके बाद हमारा मुस्लिम लीग था, और भी पार्टियां थी, तो बहुत लोग उनको एक्सेप्ट नहीं किए थे, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया था। नेहरू रिपोर्ट भी रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद हमारा क्रिप्स प्रपोजल ये भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया। किसने भेजा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन नाम से एक मिशन भेजा, एक टीम को इंडिया में भेजा। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या रिकमेंड किया, यहाँ जो कैबिनेट मिशन आया और कुछ दिनों तक इंडिया में रहा, सबसे विचार विमर्श, सबसे डिस्कस करने के बाद उन्होंने बोला, क्या रिकमेंडेड किया, 2 रिकमेंडेशन दिए। क्या रिकमेंडेशन, पहला था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना चाहिए और दूसरा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। इसी कैबिनेट मिशन के आधार पे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, हमारा संविधान सभा बना, जिसने हमारे लिए इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे लिए इतना अच्छा
संविधान बनाया। ये तो हमने पढ़ लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हिस्ट्री रहा है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हिस्ट्री रहा। आपके एनसीईआरटी में बस ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ, नेहरू रिपोर्ट वाला पार्ट दिया हुआ, और कुछ कुछ आपको इंटरनेशनल कांग्रेस का भी दिया, लेकिन मैंने आपको पूरा अच्छा से समझा दिया क्योंकि ये समझ में जनरल की बातें, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपको मैंने बता दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या स्टेप रहे हैं, किस तरह से हमारा बना है। अब हम लोग यही पढ़ेंगे जो कैबिनेट मिशन के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी, हमारा संविधान सभा कैसे फॉर्म होगा, उसमें कितने मेंबर थे, उसका क्या प्रोसेस हुआ, और उन्होंने कैसे हमारे लिए संविधान बनाया, उसी के बारे में स्टडी करते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ फ्री इंडिया। हमारा संविधान जो बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उनके बारे में स्टडी करते हैं। लेट्स सी। हम लोग देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, जिसने हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान बनाया। तो मैंने एक चीज बता ही दिया, ये किसके बेसिस पे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के हिसाब पे, बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिर इलेक्शन कैसे हुआ, तो इलेक्शन यहाँ के जो मेंबर हुए कैसे इलेक्ट हुए, वो जुलाई 1946 में इलेक्शन करवाए गए। एंड दिस वाज बेस्ड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइजी। लिमिटेड फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि सब लोगों को यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें कभी भी पूरे लोगों को यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइजी नहीं दिया था, यानी सारे लोगों को वोट देने का अधिकार कभी नहीं दिया था। कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ था, जो कि पढ़े लिखे कुछ अच्छे हैं, कुछ ज्यादा अमीर लोग हैं, कुछ ज्यादा हाई स्टेटस के लोग हैं, तो उनको कुछ लोगों को वोटिंग देने का राइट मिला था। तो हमारा 1946 में लिमिटेड फ्रेंचाइजी के आधार पर, लिमिटेड फ्रेंचाइजी मतलब सब लोगों को अधिकार नहीं था वोट देने का, कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। उन्होंने क्या किया, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया। तो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया, इसमें कौन कौन थे उस समय में, जब हमारा ब्रिटिश यहाँ रूल करते थे, तो दो तरह के होते थे। एक ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करता था, यानी जो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंदर होते थे, डायरेक्ट ब्रिटिश का वहां पे गवर्न होता था, और दूसरे होते थे हमारे प्रिंसली स्टेट, यानी हमारा देश में बहुत सारे लगभग 565 राजे रजवाड़े थे। छोटे छोटे राजे, छोटे से बड़े, बड़े बड़े भी, और छोटे छोटे राजे, छोटे बड़े राजे रजवाड़े हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जो कि डायरेक्टली तो ब्रिटिश के अंदर नहीं थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश का उसके ऊपर प्रभाव था। इन्होंने ब्रिटिश को अपना पैरामाउंसी मान लिया था। तो अब इन दोनों से हुआ, यानी ब्रिटिश प्रोविंस से भी कुछ लोग चुन के गए, और प्रिंसली स्टेट से भी कुछ लोग चुन के जाने थे, यानी प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होके जाने थे और ब्रिटिश प्रोविंस से चुन के जाने थे। तो टोटल 389 मेंबर्स का किया गया, रिकमेंडेशन किया गया कि टोटल 389 मेंबर चुन के जाना चाहिए, इलेक्ट होके जाना चाहिए। तो टोटल 389, और किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फर्स्ट मीटिंग कब किया, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ। सब लोग एक साथ बैठे और ये डिसाइड किया कि हमारा संविधान कैसे बनना चाहिए। तो फर्स्ट मीटिंग, इसी का पूरे देश को हमेशा से इंतजार था, कितने सालों से, 400 सालों से इंतजार था, 350 सालों से इंतजार था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बने, हमें कब अंग्रेजों से मुक्ति मिले। अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्ति तो हमें कब मिला, 15 अगस्त 1947 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा पहले बन चुका था। कब, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार उन्होंने मीटिंग की, पहली बार वो बैठे। उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश में पार्टीशन हो गया। पार्टीशन हो गया, कैसा पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में बदल गया। इंडिया, एक हमारा इंडिया रह गया, और पाकिस्तान, पाकिस्तान कौन हो गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में हमारा बंगाल वाला जो था, बांग्लादेश वाला जो था पार्ट, और हमारा वेस्ट पाकिस्तान में जो अभी का पाकिस्तान है वो बन गया। तो हमारा इंडिया दो पार्ट में हो गया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। वो दोनों पाकिस्तान पहले एक ही जगह से गवर्न होता था, दोनों का गवर्नमेंट एक ही होता था। बाद में हमारा, उसके बारे में हमें जाना नहीं है, वो इंदिरा गांधी ने फिर उसे आजाद करवाया था, हमारी इंडियन आर्मी ने उसको आजाद करवाया था, उसके बारे में हमें ज्यादा जाना नहीं है। फिर क्या हुआ, हमने जान लिया कि पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में हमारा पार्टीशन हो गया। तो क्या हुआ, इंडिया की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। दोनों की संविधान सभा अलग अलग हो गई। उसके जो मेंबर थे 389 मेंबर्स में से
कुछ लोग पाकिस्तान इंडिया के में बच गए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बच गए, और कुछ लोग पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेड बाय 299 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे में 299 मेंबर्स बच गए। टोटली पहले कितना होना था? 389 मेंबर्स, लेकिन पार्टीशन के बाद हमारा पास 299 मेंबर्स बच गए। यही 299 मेंबर्स ने मिलकर हमारा संविधान बनाया। दे फॉर्म्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ? अब ये मीटिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एक लीडर से जो सबसे ज्यादा ओल्डर, सबसे ज्यादा सीनियर लीडर थे, उनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बनाया गया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उनका टेम्पोररी प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट किया गया, किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर, ये 9 दिसंबर है, उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया, फिर इलेक्ट कर लिया गया। इनको सबने मिलकर प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसका भी नाम आपने सुना ही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सारे ग्रेट लीडर्स थे हमारे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या बनाया गया? ही वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। अब ये ड्राफ्टिंग कमिटी क्या है? ड्राफ्टिंग कमिटी एक टीम थी जिनका काम था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उनको कैसे ड्राफ्ट किया जाए, कैसे उसको लिखा जाए। उसका काम किसका था? ड्राफ्टिंग कमिटी का। और इन्हीं ड्राफ्टिंग कमिटी के हमारे चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसी को हमें कहा जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट हमारे बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। अब देखिए क्या हुआ। पहले अब ये बहुत ज्यादा ओपन, सिस्टमैटिक और कंसेंसुअल मैनर में हमारे सारे डिस्कशन होते थे। जितने भी क्लाउज थे, जितने भी पार्ट, एक एक वर्ड पे चर्चा होती थी, एक एक वर्ड पे डिस्कशन होती थी। और ये 299 मेंबर्स में से कोई भी मेंबर उसको ओपनली अपने विचारों को व्यक्त कर सकता था। दैट वाज सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। कंसेंसुअल का मतलब होता है सबकी राय मानी जाएगी, सबका मेजोरिटी लोगों का उस पे होना चाहिए, मानना, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक, ओपन और कंसेंसुअल मैनर में हुआ। सब में ओपन डिस्कशन होता था, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता था। ये सारे जितने भी क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ, किस आदमी ने क्या बोला, किस लीडर ने क्या बोला, वो अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, जिसको हम लोग सीएडी भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। यहाँ जितने भी हैं, लगभग 12 वॉल्यूम में है, ये बहुत बड़ा डिबेट है। जितने लोग, एक एक वर्ड को प्रिजर्व करके रखा गया कि किस लीडर ने क्या बोला। अभी भी इसका हमें अगर कहीं भी पेच फंस जाती है कि उन्होंने क्या, किस आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये हमारा कोई भी आर्टिकल, कोई भी पार्ट, कोई भी वर्ड अगर समझ नहीं आती, तो अभी भी इसको रेफर किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को अभी भी रेफर किया जाता है कि हमारा मेन फंडा क्या था, उन्होंने क्या डिस्कस किया था। अब क्या हुआ? ये डिस्कशन होता था, होते होते क्या हुआ? हमारा संविधान फाइनली बन गया। और कब बना? द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन उस दिन से वो पूरे कंट्री में इफेक्ट में नहीं आया, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। पूरी तरह से लागू कब हुआ? ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, या फिर पूरे देश में लागू हो गया। और इसी को हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे। तो इसी को हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं। इसी दिन को क्यों चुना गया? 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी को ही की गई थी 1930, 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू किया गया। लेकिन उसमें ईयर कौन था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुआ और हमारा संविधान कैसे बना। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान के क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। वो जानने से पहले वी विल नो कि व्हाट आर एडवांटेजेस। मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था, ये लोगों के पास में, जो यहाँ के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, क्या उस समय की क्या परिस्थिति थी या क्या कठिनाइयां, क्या डिफिकल्टी थी उन्हें संविधान बनाने में, और उनको उन्होंने कैसे ओवरकम किया। लेट अस सी।
Now let us see what were the circumstances at the time of making of Indian Constitution। मतलब हमारा संविधान जब बन रहा था उस समय क्या परिस्थितियां थी, उस समय क्या सिचुएशन थे वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। तो देखिए सबसे पहला क्या था, हमारा कंट्री बहुत ज्यादा ह्यूज वास्ट और बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। अब बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, हमको सबके हितों को, सबके प्रॉफिट्स एंड लॉस को ध्यान में रखना है। तो हमें संविधान बनाना इतना आसान काम नहीं है। इतना बड़ा देश, इतना ह्यूज कंट्री और इतने सारे डाइवर्स ग्रुप, सबके हितों, सबके प्रॉफिट लॉस को ध्यान में रखने के और संविधान बनाना एक इजी टास्क नहीं था। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या, पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन रिलीजियस बेसिस। मैंने आपको बताया, ये आप सबको पता ही है कि हमारा रिलीजियस बेसिस पे, हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे इंडिया और पाकिस्तान में हमारा देश पार्टीशन हो गया था। तो यहाँ भी अब हमें संविधान निर्माताओं के सामने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक बहुत बड़ा जिम्मा था कि आगे हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए कि आगे इस तरह का कोई पार्टीशन ना हो। तीसरा, लार्ज स्केल वायलेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी समय पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के समय बहुत लोग मारे गए, बहुत बड़ा दंगा हुआ, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, लगभग 10 लाख लोग मारे गए। समझिए उस समय इतने लोग मारे जा रहे थे, संविधान बन रहा था। तो हमें ध्यान में सबको रखना था कि भाई आगे ऐसा ना हो, उसके लिए संविधान कैसा बनना चाहिए, हो कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फ्रेम। उसके बाद क्या, रेफ्यूजी का प्रॉब्लम था। इंडिया के लोग, जो पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आ रहे थे, इंडिया के लोग पाकिस्तान जा रहे थे। तो यहाँ जो पाकिस्तान से लोग इंडिया आ रहे थे वो रेफ्यूजी कहलाते हैं। तो रेफ्यूजी का भी प्रॉब्लम था कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए, इनको कहाँ मकान दिया जाए, इनको कहाँ रहने के लिए दिया जाए, इनका कैसे ध्यान रखा जाए, इनको खाने में कमी ना हो, इन सब चीजों की प्रॉब्लम थी, रेफ्यूजी की प्रॉब्लम थी कि उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। उसके बाद सबसे मेन प्रॉब्लम और क्या था, हमारा प्रिंसली स्टेट का प्रॉब्लम था। क्या प्रिंसली स्टेट का प्रॉब्लम था, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद प्रिंसली स्टेट को अपने आप पे छोड़ दिया गया। दे वर लेफ्ट टू डिसाइड देयर फ्यूचर ऑन देयर ओन। मतलब उनको खुद बोल दिया गया डिसाइड करने के लिए कि भाई आप चाहते हो तो आप इंडिया के साथ मिल सकते हो, आइदर यू कैन ज्वाइन इंडिया और यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान और यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। मतलब आप इंडिया के साथ आ सकते हो, पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, या खुद आप एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रह सकते हो। तो देखिए कितना ज्यादा हमें परेशानी थी। उसमें लगभग 565, लगभग 565 राजे रजवाड़े प्रिंसली स्टेट थे। तो अगर इन सब का यूनिफिकेशन हमारा इंडिया में नहीं हो पाता तो क्या होता, हमारा देश अभी भी बिखरा हुआ रहता, बहुत ज्यादा टूटा टूटा रहता। हमारा जैसा अब इंडिया का मैप है, इतना मस्त मैप है, इतना ब्यूटीफुल मैप है, ऐसा नहीं रह पाता। बहुत सारे राजे रजवाड़े में टूट के बिखर के रह जाता। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज थी, जिसको हमें आगे उसे यूनिफाई किया गया। कुछ लोग पाकिस्तान में भी चले गए, लेकिन मेजोरिटी वाले प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया में ज्वाइन हुए। उसके प्रोसेस में हमें नहीं जाना है। इसी के में हमारे आते हैं हमारे वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया था फॉर यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री, इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने में। उसके बाद क्या था, इकोनॉमिकली अ पुअर कंट्री। हमारा यहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे यहाँ पूरे चूस के चले गए थे इंडिया को, यहाँ पूरा पुअर इकोनॉमी कर दिया गया था। यहाँ के जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज थे, हैंडमेड इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, उन सबको पूरा तबाह करके चले गए थे। तो इंडिया उस समय बहुत ज्यादा पुअर हो गया था, यहाँ की इकोनॉमी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। इन सब चीजों को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ध्यान में रखना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ध्यान में रखना था और उस हिसाब से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था ताकि सारी चीजों का हित और प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान में रखा जा सके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट वर द आपके बोर्ड 9th क्लास में क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये 6 पॉइंट लिख सकते हो। और इसको कैसे इलेबोरेट करके लिखना है, इसको मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया edujiva.com, हमारे वेबसाइट edujiva.com। यहाँ जाके स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, या आप कॉन्सेप्ट को समझते चलो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब इतने सर्कमस्टेंसेस होते हुए भी, इतने गंभीर परिस्थिति होते हुए भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के पास कुछ ना कोई एडवांटेज भी था। लेट अस सी व्हाट वेर एडवांटेजेस टू देम। लेट अस सी Now let us see what were the advantages to makers of Indian Constitution। हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं को, मेकर्स को क्या किस तरह के एडवांटेजेस थे। तो देखिए सबसे पहला, देयर वाज अ कंसेंसस अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। अब हमारा देश इतना दिन से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय में एक मत हो गए थे। वहां के जो भी नेता थे, लीडर्स थे, लोग थे, वो सब
के बीच में एक कंसेंसस हो गया था, एक मत हो गया था, सबकी कोई दो राय नहीं थी, सब लोग को किन किन बातों पे एक मत हो गया था। देखिए, देयर वर सम मैटर, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसमें कोई दो राय ही नहीं थी, सब लोगों का मानना था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी ही चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में हम लोग और ज्यादा डिस्कस करेंगे। अगर सिंपली मैं बताऊं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है वयस्क मताधिकार, मतलब जितने भी एडल्ट हैं हमारे कंट्री में, जितने भी एडल्ट सिटीजन होंगे, दे विल बी हैव राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार होगा। दे हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो वोट दे के अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, जितने भी एडल्ट होंगे, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जितने भी लोग किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले हो, बस एक एडल्ट हो जाना चाहिए। एडल्ट लेवल सेट किया जाता है, पहले 21 ईयर्स था, अब 18 ईयर्स किया गया, उससे ऊपर आप हो गए तो आप वोट डाल सकते हो। दूसरा क्या, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए सबके बीच में। उसके बाद राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, इसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता, सबको समान भाव से देखना चाहिए, सबको इक्वल भाव से, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये सारी चीजें पे सबका एक मत था, सबका कंसेंसस था कि भाई ये चीजें तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें दो मतों, किसी भी नेताओं के बीच में ये दो राय नहीं थे, सबके बीच में एक मत था, सबके बीच में कंसेंसस था। और क्या क्या था, प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज के हितों को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि जो माइनॉरिटी है उनको अब आप भगा दो, उसको मार सकते हो, इस तरह की चीजें नहीं है, उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इन सब चीजों पे हमारा जितने भी नेता थे, जितने भी लोग थे, उन सबका कंसेंसस बना हुआ था, यानी एक मत बना हुआ था कि ऐसा होना ही चाहिए। दूसरा क्या, गॉट सम हेल्प फ्रॉम नेहरू रिपोर्ट, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, और भी बहुत सारे, जैसे नेहरू रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, दैट वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, तो उससे भी उनको कुछ हेल्प मिल गई, नेहरू रिपोर्ट से भी हेल्प मिल गई, उनमें जो बातें रखी गई थी उनसे भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को कुछ हेल्प मिल गई। कराची सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, जो आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 1931 में कराची सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, उसके बेसिस पे भी कुछ हेल्प मिल गई, वहां भी कुछ चीजों पे विचार किया गया था, फंडामेंटल राइट्स पे विचार किया गया था, उसको मिल गया। दूसरा क्या हमारा, द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल, अब यहाँ कॉलोनियल रूल चल रहा था, ब्रिटिश लोगों का शासन था, तो उनका क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस था, उनसे भी इनको फैमिलियरिटी थी, वो समझ में आ गया था कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो किस तरह के हम लोग काम कर सकते हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, किस तरह हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, उससे कुछ फैमिलियरिटी मिल चुकी थी। और एग्जिस्टेंस ऑफ कॉलोनियल लॉज, कुछ कॉलोनियल कानून ऐसे भी थे, कॉलोनियल कानून यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे ऐसे कानून बनाए थे जिससे भी इनको हेल्प मिल गई, वहां से भी कुछ बहुत सारे प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो कॉलोनियल जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उनके भी कुछ प्रोविजन, उनके जो एक्ट बने हुए थे, उनके जो कानून बने हुए थे, उनके भी कुछ कानून का हमें हेल्प मिल गया। दूसरा क्या, वी हैव लर्न फ्रॉम वेरियस सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड के, और जहां जहां वेरियस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, कुछ आइडियल्स हैं, उनसे हमें हेल्प मिल गया। कौन कौन से, लाइक आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके बारे में आप लोग 9th में हिस्ट्री की बुक में पढ़ोगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ आइडिया ऑफ लिबर्टी की बात होती है, उसके बारे में हमें मिला। दूसरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे होता है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे, व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जैसे हमारा यहाँ पार्लियामेंट वाला सिस्टम होता है, हमारा इंडिया में वही वाला सिस्टम, उससे भी एक हेल्प मिला। दूसरा, बिल ऑफ राइट्स इन यूएस में बिल ऑफ राइट्स होता है, जिससे हमें फंडामेंटल राइट का एक विचार मिला कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स रख सकते हैं। उसके बाद सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में कैसे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, इन सब चीजों से हमें एक आइडियल मिला कि हमारा संविधान कैसा बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या एडवांटेजेस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को उस समय में थे। मैंने आपको चैलेंजेस भी बता दिए कि क्या क्या चैलेंज थे और क्या क्या एडवांटेजेस है। इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट अबाउट द एडवांटेजेस टू मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट वेयर द चैलेंजेस टू मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों आई होप कि आप अच्छे से पॉइंट वाइज लिख दोगे, और मैं नोट्स भी आपको eduzbar.com पे प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ, ताकि आप वहां से डाउनलोड कर लो, उसको पढ़ो और वीडियो देखो और अच्छे से समझ जाओ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, एंड वी विल डिस्कस अबाउट गाइडिंग वैल्यूज ऑफ
आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वहां हमारा प्रियम्बल का एक एक वर्ड के बारे में जानेंगे कि हमारा प्रियम्बल जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू वो डॉट डॉट डॉट, वो वाला जो पूरा प्रियम्बल हमारा, हम भारत के लोग वाला, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, वो वाला पार्ट पूरा का पूरा एक एक वर्ड को देखेंगे कि उसका एक एक वर्ड क्या कहना चाहता है, बिकॉज दैट इज हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू को बताता है कि हमारा वैल्यूज क्या है, हमारे गाइडिंग वैल्यूज क्या हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और मैंने जो कुछ पढ़ाया है उसका नोट्स आप हमारे वेबसाइट eduziva.com के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, अलॉन्ग विद प्रीवियस क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड मेनी मोर रिसोर्सेज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल eduziva को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।